कहानी में हमें 1945 का सीन दिखाया जाता है, जब कोरिया में जापानियों का रूल चल रहा होता है। जापानी एक ऐसा क्रिएचर बनाने के फिराक में होते हैं जिसका जंग में इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए जापानीज कोरियन लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, जिन्हें कोरिया में सब जोसन के नाम से जानते थे। कोरिया में पहले जोसन लोगों का ही राज चलता था। बाद में जापानियों ने जोसन डायनेस्टी के किंग को हराकर कोरिया पर अपना कब्जा कर लिया। ग्योंगसियोंग शहर के ऑनसियोंग हॉस्पिटल में चल रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आम लोगों को कोई खबर नहीं होती है। तभी तेसांग नाम का एक आदमी और चियोक नाम की एक औरत एक लड़की को ढूंढते हुए ऑनसियोंग हॉस्पिटल में जाते हैं। जैसे ही दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ एक वायरस फैल जाती है, इसलिए हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है और तेसांग और चियोक हॉस्पिटल में ही फंस जाते हैं। जैसे जैसे तेसांग और चियोक हॉस्पिटल में दिन गुजारते हैं, उनके सामने हॉस्पिटल के राज बाहर आने लगते हैं। उस हॉस्पिटल में क्या क्या राज दफन थे और तेसांग और चियोक हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं या नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। तो चलिए ऑनसियोंग हॉस्पिटल के राज को जानने के लिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जापान के एक मिलिट्री वार्ड को देखते हैं, जहां कर्नल्स के हेड को उस मिलिट्री वार्ड को खाली करवाने का ऑर्डर मिलता है। कर्नल्स का हेड सभी कर्नल्स को जल्द से जल्द मिलिट्री वार्ड को खाली करवाने और उस पूरे मिलिट्री वार्ड को बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर देता है। तभी कर्नल कातो हेड से पूछता है, क्या हम सच में यहाँ सब कुछ जलाने वाले हैं? तभी हेड रिएक्ट करते हुए बोलता है, हाँ, हमें कोरिया जाना है, इसलिए आज तक जो भी हमने यहाँ किया है सब कुछ जला दो, कोई सबूत बचने ना पाए। हम देखते हैं वार्ड में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है और वहाँ के सैनिक सारे डेड बॉडीज को ठिकाने लगा रहे होते हैं और उन पर पेट्रोल डाल रहे होते हैं। वहीं वार्ड के जेल में बहुत सारे प्रिजनर्स कैद होते हैं, जिन्हें सैनिक एकदम से गोली मार देते हैं। वहीं एक ऑफिसर कर्नल कातो को बताता है, हमने 12 सीरम और 8 नाजिन्स ले लिए हैं। तभी हम देखते हैं क्रिएचर जैसी कोई चीज वहाँ के लोहे के दीवार को तोड़ रहा होता है, क्योंकि लोहे के दीवार को तोड़ना किसी आम इंसान के बस की ही नहीं है। कर्नल कातो उस सीरम और नाजिन्स को लेकर अपनी पूरी फौज के साथ उस मिलिट्री वार्ड से निकल जाता है और पूरे वार्ड में आग लगा दिया जाता है। तभी हम आग में जलते हुए एक क्रिएचर को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है कोरिया के ग्योंगसियोंग शहर पर, जहां फिलहाल बसंत का मौसम था और इन्हीं मौसमों में पेड़ पर पत्ते उगने शुरू होते हैं। तभी शहर में एंट्री होती है हमारे पहले और दूसरे मेन लीड कैरेक्टर्स की, जिनमें से एक का नाम यून जंग वॉन और दूसरे का नाम यून चियोक होता है। रिश्ते से दोनों बाप बेटी और पेशे से स्लूथ्स होते हैं। मैं बता दूं, स्लूथ वो लोग होते हैं जो लापता लोगों को ढूंढते हैं। अगले सीन में हमें कहानी के तीसरे मेन लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसे कमिश्नर इशिकावा टॉर्चर कर रहा होता है, क्योंकि कमिश्नर को लग रहा होता है उस बंदे की कमिश्नर की बीवी युकिको मायदा के साथ सेटिंग चल रही है, क्योंकि उस बंदे ने कमिश्नर की बीवी को एक रॉयल एंटीक कप सेट गिफ्ट की थी। युकिको मायदा रॉयल फैमिली की थी, क्योंकि युकिको मायदा के पिता जापानी सेना के जनरल थे, इसलिए कमिश्नर मायदा से तो कुछ पूछ नहीं सकता था। इसलिए कमिश्नर उस बंदे को टॉर्चर कर रहा होता है। उस बंदे का नाम जांग तेसांग होता है। तेसांग अपने एरिया का सबसे रईस आदमी होता है, क्योंकि तेसांग एक सेल्फ मेड मैन होता है, जिसने अपनी मेहनत से सोसाइटी में अपना नाम बनाया था और तेसांग की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। तेसांग की एक दुकान होती है जहां वो पुरानी चीजें खरीदा करता था। तेसांग कमिश्नर इशिकावा को बोलता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपकी बीवी और मेरे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। जिस पर कमिश्नर तेसांग से पूछता है, तुमने मायदा को कप सेट क्यों गिफ्ट की? लेडी मायदा को एक एंटीक कप सेट चाहिए थी जो उन्हें शहर में कहीं नहीं मिल रही थी। लेडी मायदा जैसा कप सेट ढूंढ रही थी, वैसा ही एक कप सेट मेरे पास था, इसलिए मैंने वो कप सेट उन्हें गिफ्ट के तौर पर दे दिया। जिस पर कमिश्नर रिएक्ट करते हुए बोलता है, तुमने बोला और मैं मान लूं, सच सच बताओ तुम्हारे और मेरे बीवी के बीच क्या चल रहा है? जिस पर तेसांग बोलता है, आप लेडी मायदा जैसे महान औरत पर शक भी कैसे कर सकते हैं? आप उन पर शक करके उनका नाम खराब कर रहे हैं। असल में कमिश्नर को लेडी मायदा की उतनी नहीं पड़ी थी। कमिश्नर ने तेसांग को किसी और वजह से पकड़ रखा होता है। तभी तेसांग कमिश्नर को बोलता है, आप ये सब पूछकर टाइम पास क्यों कर रहे हैं? सीधा सीधा बताइए आपको मुझसे काम क्या है? तभी कमिश्नर एक लड़की की फोटो दिखाते हुए उस लड़की को ढूंढने को बोलता है। जिस पर तेसांग बोलता है, लेकिन मैं ही क्यों ढूंढूं? इसे तो पुलिस भी ढूंढ सकती है। जिस पर कमिश्नर बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए इस लड़की को तुम ही ढूंढोगे। ये लड़की 1 हफ्ते से लापता है। तेसांग उस लड़की को ढूंढने से साफ मना करता है। जिस पर कमिश्नर तेसांग को धमकाते हुए बोलता है, मुझे ये लड़की किसी भी हालत में चाहिए और इसे ढूंढकर तुम मेरे हवाले करोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी कमाई
हुई सारी दौलत तुमसे छीन लूंगा और तुम्हें जंग पर भेज दूंगा। तेसांग को मजबूरी में कमिश्नर की बात माननी पड़ती है, क्योंकि अगर तेसांग कमिश्नर को मना करता तो कमिश्नर, जिसके हाथों में पूरा ग्योंगस्योंग है, वो तेसांग का सब कुछ छीन लेता। कमिश्नर तेसांग को पतझड़ तक का वक्त देता है और पतझड़ का मौसम आने को सिर्फ 1 से 1.5 महीने बचे थे। ये बात सोचने वाली होती है, कमिश्नर इशिकावा उस लड़की को इतनी बेताबी से क्यों ढूंढ रहा था और कमिश्नर उस लड़की को ढूंढने का काम तेसांग को ही क्यों देता है। आखिर कमिश्नर अपने पुलिस फोर्स की मदद से भी उस लड़की को ढूंढ सकता था। तो असल बात ये थी, कमिश्नर ने एक कांड कर रखा था। कमिश्नर शादीशुदा होते हुए एक बार में काम करने वाली लड़की, जिसका नाम म्योंगजा था, उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और म्योंगजा के पेट में कमिश्नर इशिकावा का बच्चा था। अब कमिश्नर अपने पुलिस फोर्स को तो बोलेगा नहीं कि जाकर म्योंगजा को ढूंढो, उसके पेट में मेरा बच्चा है। इसलिए म्योंगजा को ढूंढने का काम कमिश्नर ने तेसांग को दिया था। तेसांग अपने घर जाता है, तभी मिसेस नावल तेसांग से पूछती है, इतनी बुरी तरह से आपको किसने पीटा? तभी तेसांग मिसेस नावल से बोलता है, हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है हमें जल्द ही उसे बेचना होगा। जिस पर मिसेस नावल रिएक्ट करते हुए बोलती है, आखिर हुआ क्या है? अचानक आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने की बात क्यों कर रहे हैं? जिस पर तेसांग मिसेस नावल और वहाँ खड़े गुपियोंग और बोमो को बताता है, मुझे कमिश्नर इशिकावा ने एक लड़की को ढूंढने का काम दिया है और उन्होंने मुझे पतझड़ तक का टाइम दिया है, और अगर पतझड़ का मौसम आने से पहले मैंने उस लड़की को नहीं ढूंढा तो कमिश्नर इशिकावा मेरा सब कुछ छीन लेंगे। वहीं हम देखते हैं यूनजंग साचीमोतो नाम के पेंटर को ढूंढते हुए एक बार में पहुंचता है, जिसे योंगचुन नाम की लेडी चलाती थी। योंगचुन यूनजंग को बताती है, साचीमोतो नाम के 2 कस्टमर्स इस बार में आते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पेंटर नहीं है। योंगचुन यूनजंग को बोलती है, आपको जांग तेसांग के पास जाना चाहिए, हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर दे, क्योंकि जांग तेसांग की पहुंच बहुत ऊपर तक है। हम देखते हैं कमिश्नर इशिकावा के लोग तेसांग पर नजर रख रहे होते हैं। तेसांग गुपियोंग और बोमो को उस लड़की को ढूंढने के लिए बोलता है। गुपियोंग और बोमो म्योंगजा के बारे में पता करने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी हम देखते हैं चियोक भी तेसांग पर नजर रख रही होती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं म्योंगजा ओनस्योंग हॉस्पिटल के जेल में कैद होती है। जेल में म्योंगजा के साथ और भी प्रिजनर्स होते हैं। तभी वहाँ ओनस्योंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर इचिरो और कर्नल कातो आते हैं और उन्हीं प्रिजनर्स में से 2 महिलाओं को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं। ये सब देख म्योंगजा काफी डरी हुई होती है। दोनों महिलाओं को अलग अलग सेल में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें कुछ खाने और पीने की चीजें दिखती है। दोनों महिला खाना शुरू करते हैं और खाकर पानी पीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा एक्सपेरिमेंट है जहां दोनों को खाना खिलाया जा रहा है। मैं बता दूं, खाने पीने के प्रोसेस में ही एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुकी थी। असल में कर्नल कातो ने दोनों महिलाओं के पानी में नाजिन डाला होता है। नाजिन इतने छोटे होते हैं कि पानी में वो दिखते ही नहीं है। अब नाजिन दोनों महिलाओं के बॉडी में जाकर क्या करने वाला है ये तो हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं तेसांग अपने दोस्त के घर जा रहा होता है म्योंगजा के बारे में पूछताछ करने के लिए। रास्ते में चियोक तेसांग का पीछा कर रही होती है, लेकिन अचानक तेसांग गायब हो जाता है। चियोक इधर उधर की गलियों में तेसांग को ढूंढ रही होती है। तभी अचानक तेसांग चियोक पर बंदूक तान देता है और पूछता है, बताओ तुम कौन हो और किसके लिए काम करती हो, क्योंकि मुझे इतना तो पता ही है कि तुम इशिकावा के लिए तो काम नहीं ही करती हो, तो बताओ किसने भेजा है तुम्हें। चियोक एक अच्छी फाइटर और पार्कर एक्सपर्ट होती है। हम देखते हैं तेसांग और चियोक आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट करते हुए हमें चियोक की असली खूबसूरती देखने को मिलती है, जिसे तेसांग भी देखते रह जाता है। चियोक हमेशा सर पर कैप पहने हुए रहती थी, पर कैप हटाते ही चियोक बहुत खूबसूरत दिखती थी। तेसांग चियोक पर पहली नजर में ही फिदा हो चुका होता है। काफी देर लड़ाई करने के बाद दोनों अपने अपने हथियार अपने पास रख लेते हैं। तेसांग चियोक से पूछता है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम मुझ पर नजर क्यों रख रही थी। तभी चियोक तेसांग को बताती है, मैं साचीमोतो नाम के एक जापानी पेंटर को ढूंढ रही हूँ, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। जिस पर तेसांग रिएक्ट करते हुए बोलता है, तो साचीमोतो एक पेंटर है, यानी एक आम आदमी। तेसांग चियोक को बोलता है, किसी आम आदमी को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत लगती है और उस हिसाब से मुझे पैसे भी नहीं मिलते हैं। बेसिकली तेसांग साचीमोतो को ढूंढने से मना कर देता है। तभी चियोक तेसांग को बताती है, असल में मैं अपनी माँ को 10 सालों से ढूंढ रही हूँ और हाल ही में मुझे मेरी माँ की पेंटिंग दिखी, जिसे साचीमोतो नाम के पेंटर ने बनाया था। जिस पर तेसांग चियोक को बोलता है, मैं किसी साचीमोतो नाम के आदमी को नहीं जानता हूँ।
चियोक जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है तभी तेसांग चियोक से उसका नाम पूछता है और बताता है तुम्हारी आंखें बेहद खूबसूरत हैं। जिस पर चियोक रिएक्ट करते हुए बोलती है मुझे छेड़ने की कोशिश भी मत करना वरना तुम्हारी दोनों आंखें नोच लूंगी। तेसांग अपने दोस्त कौन जुन तेक से मिलता है और म्योंगजा के बारे में पूछता है। कौन एक कॉमरेड होता है यानी एक सच्चा देशभक्त जो अपने देश के लिए जान भी देने को तैयार हो। कौन तेसांग को बताता है म्योंगजा एक टाइम पर मुझसे प्यार करती थी, फिर वो इशिकावा का रखैल बन गई और उसने मेरा दिल तोड़ दिया। तेसांग कौन को बोलता है म्योंगजा एक हफ्ते से गायब है, तुम्हें कोई आइडिया कहाँ होगी वो। जिस पर कौन बोलता है म्योंगजा कहाँ होगी इसकी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तेसांग वापस अपने घर जाता है जहाँ मिसेस नावल तेसांग को यूनजंग और चियोक से मिलवाती हैं और बताती हैं ये लापता लोगों को ढूंढने का काम करते हैं, भले ही वो जिंदा हो या मुर्दा। आपको म्योंगजा को ढूंढने का काम इन्हें देना चाहिए। हम देखते हैं चियोक और तेसांग की पहली मीटिंग से चियोक थोड़ी भड़की हुई नजर आ रही होती है। तभी तेसांग यूनजंग से पूछता है आप लोगों को कैसे ढूंढते हैं, मतलब क्या चीज है जो आप लोगों को दूसरों से अलग बनाती है। जिस पर यूनजंग रिप्लाई करते हुए बोलता है हम लापता लोगों को ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर देते हैं, भले ही उन्हें ढूंढते हुए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। जिस पर तेसांग यूनजंग से पूछता है तो आज तक आपने कितने लोगों को ढूंढा है। जिस पर चियोक भड़क जाती है और बोलती है हम पर भरोसा नहीं है तो अपना काम करवाने के लिए किसी और को ढूंढ लो। तभी यूनजंग तेसांग को बताता है अभी तक हमें 200 लोगों को ढूंढने का काम मिला है, जिसमें से हमने करीब 140 लोगों को ढूंढा है। जिस पर चियोक अपने डैड को बोलती है आपको इस बंदे की हर बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही यहाँ के लोग इन्हें होशियार समझते हो लेकिन असल में ये एक घटिया इंसान है। जिस पर मिसेस नावल तेसांग से पूछती है आपने ऐसा क्या कर दिया है इसके साथ जो ये इतनी भड़की हुई है। तभी तेसांग बोलता है मैंने तो इनसे बस इतना ही कहा था कि मुझे इनकी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं। तेसांग की बातों को सुन यूनजंग भी उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी तेसांग चियोक को बोलता है तुम अपनी मॉम को ढूंढ रही हो ना, मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर चियोक तेसांग को मना कर देती है और बोलती है मैं अपनी मॉम को ढूंढ लूंगी, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तभी तेसांग बोलता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरी पहुंच कहां तक है। जिस पर चियोक रिएक्ट करते हुए बोलती है अगर तुम्हारी पहुंच इतनी ऊपर तक है तो म्योंगजा को खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते हो। जिस पर तेसांग बोलता है मेरी पहुंच के हिसाब से अगर म्योंगजा जिंदा होती तो अब तक मुझे मिल चुकी होती, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तेसांग यूनजंग को म्योंगजा को जिंदा या मुर्दा कैसे भी ढूंढने को बोलता है और बताता है तब तक मैं साचीमोतो के बारे में पता करता हूँ। फाइनली यूनजंग और चियोक दोनों म्योंगजा को ढूंढने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जिन 2 महिलाओं पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उनमें से एक महिला अपना सर दीवार पर मारे जा रही होती है और दूसरी महिला उल्टियां कर रही होती है। तभी हम देखते हैं साचीमोतो नाम के पेंटर को जो ऑफिशियली ओनसियोंग हॉस्पिटल में सब्जेक्ट्स की पेंटिंग बनाया करता था। मैं बता दूं सब्जेक्ट वो लोग हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए जाते थे। साचीमोतो के ड्राइंग टेबल पर हमें दोनों महिलाओं की पेंटिंग भी दिखती है जिन पर फिलहाल एक्सपेरिमेंट किया गया था। हम देखते हैं साचीमोतो को फिर से दोनों महिलाओं की पेंटिंग बनाने को बुलाया जाता है जहाँ एक महिला पहले ही मर चुकी होती है। साचीमोतो दूसरी महिला को देखने के लिए टॉर्च लेकर सेल के करीब जाता है। तभी साचीमोतो को अंदर एक डेड बॉडी और दीवार पर क्रिएचर जैसी कोई चीज की फुटस्टेप्स दिखती है। साचीमोतो जैसे ही टॉर्च की लाइट दीवार के ऊपरी हिस्से पर मारता है उसे एक भयानक और अजीब सी क्रिएचर दिखती है जिसे देख साचीमोतो काफी डर जाता है। तभी हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ साचीमोतो ओनसियोंग हॉस्पिटल में काम करने के लिए आया होता है। तभी डॉक्टर इचिरो साचीमोतो को ओनसियोंग हॉस्पिटल में चलने वाले एक्सपेरिमेंट्स की ड्राइंग बनाने का काम देता है। डॉक्टर इचिरो साचीमोतो को एग्जाम्पल के तौर पर हॉस्पिटल में चल रहे एक्सपेरिमेंट की ड्राइंग बनाने को बोलता है जहाँ डॉक्टर इचिरो एक जिंदा पेशेंट की पेट काट रहा होता है, जिसे देख साचीमोतो की पैंट गीली हो जाती है और डर के मारे एक स्टाफ रूम में छिप कर रो रहा होता है। साचीमोतो को पैसे की बहुत नीड थी, इसलिए साचीमोतो ओनसियोंग हॉस्पिटल में काम करने को आया था। साचीमोतो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ओनसियोंग हॉस्पिटल में ऐसे भयानक एक्सपेरिमेंट्स होते होंगे। साचीमोतो काफी पछता रहा होता है। तभी स्टाफ रूम में एक लेडी आती है और साचीमोतो को बताती है रोने से कोई फायदा नहीं है, जल्द ही तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि वही दूसरी महिला होती है जिस पर प्रेजेंट में एक्सपेरिमेंट किया गया था। हम देखते हैं वहाँ के लोग उस दूसरी महिला से झाड़ू पोछा करवा कर उस महिला को वापस जेल में डाल देते हैं।
साचिमोतो जेल में कैद सभी प्रिजनर्स को देखने आता है, जहां उसे वो दूसरी महिला भी दिखती है। उस महिला ने एक लॉकेट पहनी हुई थी जिसमें एक फ्लावर शेप की पेंडेंट लगी हुई थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं साचिमोतो जैसे ही उस क्रिएचर पर लाइट मारता है, वो क्रिएचर साचिमोतो पर हमला कर देता है। तभी साचिमोतो को उस क्रिएचर के गले में वही फ्लावर शेप्ड पेंडेंट दिखती है जिसे दूसरी महिला ने पहना हुआ था, जिसका मतलब वो भयानक और अजीब क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि वही दूसरी महिला थी। अगले सीन में हम देखते हैं चियोक के पास उसी दूसरी महिला की पेंटिंग होती है जिसे साचिमोतो ने बनाया था, और वो महिला और कोई नहीं बल्कि चियोक की माँ ही होती है। तभी हमें समझ आता है चियोक की माँ वही दूसरी महिला होती है जो असल में अब खतरनाक क्रिएचर बन चुकी थी। हम देखते हैं चियोक म्योंगजा को ढूंढने का काम शुरू कर चुकी होती है और म्योंगजा के बारे में पता करने के लिए कमिश्नर इशिकावा के घर पर नजर रख रही होती है। हम देखते हैं तेसांग के दुकान पर एक कस्टमर बेवजह हंगामा कर रहा होता है। एक्चुअली वो कस्टमर एक सफेद मटका बेचने को आया था जिसे उसने बहुत ज्यादा पैसे देकर खरीदा था, लेकिन गुपियोंग उस मटके के लिए बहुत कम पैसे दे रहा होता है, जिससे कि वो कस्टमर भड़क जाता है और बोमो को पीटना शुरू कर देता है। तभी वहाँ तेसांग आता है और उस कस्टमर को बताता है तुमने जिस मटके के लिए ज़्यादा पैसे पे किए हैं वो मटका नकली है। तभी वो कस्टमर तेसांग को बोलता है ये रॉयल मटका है जो कि शहर में काफ़ी महंगा मिलता है, जिस पर तेसांग रिएक्ट करते हुए बोलता है तुम्हारी बात तो सही है, रॉयल मटका काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन तुम्हारे पास जो मटका है वो आम मिट्टी से बना हुआ है, किसी ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। तभी वो कस्टमर अपने आदमियों को तेसांग को मारने को बोलता है, जिस पर बोमो, गुपियोंग और मिसेस नावल तीनों उस कस्टमर और उनके साथियों पर गन तान देते हैं। तभी तेसांग उस कस्टमर को बोलता है मैं जांग तेसांग हूँ, ग्योंगस्योंग में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। वो कस्टमर जैसे ही तेसांग की दुकान से निकलता है तभी मिसेस नावल तेसांग को बताती है हमें म्योंगजा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। हम देखते हैं यूनजंग और चियोक भी वहीं मौजूद होते हैं और तेसांग को बताते हैं म्योंगजा ऑनस्योंग हॉस्पिटल में है, जिस पर तेसांग रिएक्ट करते हुए बोलता है म्योंगजा ऑनस्योंग हॉस्पिटल में क्या कर रही है और उसे वहाँ किसने भेजा। जिस पर चियोक तेसांग को बताती है आपने हमें म्योंगजा को जिंदा या मुर्दा कैसे भी ढूंढने को कहा, लेकिन आप खुद सोचिए म्योंगजा को कौन मारना चाहेगा। तभी हमारा शक कमिश्नर इशिकावा की पत्नी लेडी मायदा पर गया, क्योंकि कमिश्नर का अफेयर और उस अफेयर के साथ बच्चा लेडी मायदा कैसे बर्दाश्त करेंगी। इसलिए लेडी मायदा ने ही म्योंगजा को ऑनस्योंग हॉस्पिटल में भिजवाया है और इसके बारे में कमिश्नर इशिकावा को कोई खबर नहीं है। जिस रिक्शा पुलर के थ्रू लेडी मायदा ने म्योंगजा को वहाँ भिजवाया है, हमने ये बात उसी से कंफर्म करी है कि म्योंगजा ऑनस्योंग हॉस्पिटल में ही है और हमें ऑनस्योंग हॉस्पिटल में जाना होगा। जिस पर गुपियोंग रिएक्ट करते हुए बोलता है ऑनस्योंग हॉस्पिटल एक वीआईपी हॉस्पिटल है जहां आम जोसन लोगों का जाना सख्त मना है। जापानी लोग जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं वही सिर्फ वहां जा सकते हैं। मैं बता दूं चांग तेसांग बचे खुचे जोसन लोगों में से ही एक होता है। तभी तेसांग अपने दोस्त कॉन के पास जाता है और उससे उसकी आईडी मांगता है, क्योंकि कॉन के डैड मशहूर बिजनेसमैन थे और उनकी पहुंच हर तरफ थी। इसलिए कॉन की फैमिली एक लौती जोसन फैमिली थी जिसे ऑनस्योंग हॉस्पिटल में जाने की परमिशन थी। आईडी के बदले में तेसांग कॉन को कुछ पैसे देता है। तेसांग जैसे ही ऑनस्योंग हॉस्पिटल में जाने के लिए अपने दोस्त के घर से बाहर निकलता है तभी वहाँ चियोक एक रॉयल लेडी बनकर आती है, जिसे देख तेसांग तो एकदम वहीं पर फ्लैट हो जाता है और चियोक को देखते ही रह जाता है। हम देखते हैं तेसांग, गुपियोंग, यूनजंग और चियोक कॉन की आईडी ऑनस्योंग हॉस्पिटल की एंट्री गेट पर दिखाकर ऑनस्योंग हॉस्पिटल में एंटर करते हैं। हॉस्पिटल में गुपियोंग एक पेट दर्द का नाटक करता है और नाटक के दौरान चियोक हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स रूम में घुसती है और म्योंगजा की फाइल चेक कर रही होती है। फाइल ढूंढते हुए हॉस्पिटल की साफ सफाई करने वाला एक स्टाफ चियोक को देख लेता है। उस स्टाफ का नाम मिस्टर ओ होता है। मिस्टर ओ चियोक से पूछता है तुम हो कौन और रिकॉर्ड्स क्यों चेक कर रही हो। जिस पर चियोक रिएक्ट करते हुए बोलती है मैं अपने दोस्त को ढूंढ रही हूँ जो कि इस हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर मिस्टर ओ बोलता है सच सच बताओ तुम कौन हो। चियोक अब अपना हथियार निकाल ही रही होती है कि तभी वहाँ यूनजंग आ जाता है और मिस्टर ओ पर बंदूक तान देता है
वहीं गुपियोंग के पास एक डॉक्टर आ चुका होता है और वो डॉक्टर गुपियोंग के पिछवाड़े में मोटा इंजेक्शन लगाने वाला होता है, जिससे गुपियोंग का पेट दर्द 1 मिनट के अंदर ठीक हो जाता। गुपियोंग और तेसांग इंजेक्शन को देखकर ही डर जाते हैं। गुपियोंग और चिल्लाते हुए टाइम पास कर रहा होता है और चियोक और यूनजंग के रिकॉर्ड रूम से निकलने का वेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं चियोक और यूनजंग रिकॉर्ड रूम से निकलते हैं, जिसे देख गुपियोंग नाटक करना बंद कर देता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है मेरा पेट दर्द अचानक से ठीक हो गया है। जिस पर तेसांग उस डॉक्टर को बोलता है आप एक महान डॉक्टर हैं। बेचारा डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी तेसांग और गुपियोंग वहाँ से निकल लेते हैं। गुपियोंग, तेसांग, चियोक और यूनजंग जैसे ही वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर हॉस्पिटल की नर्स वहाँ के विजिटर्स को बताती है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पास ही में मिलिट्री बेस है जहाँ नए जवानों की ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन असल में वो आवाज़ मिलिट्री बेस से नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग के बेसमेंट से आ रही थी जहाँ फिलहाल तेसोंग और चियोक मौजूद थे। हम देखते हैं यूनजंग और चियोक हॉस्पिटल में रुकने का डिसाइड करते हैं और मिस्टर ओ के कमरे में रुके होते हैं। तेसांग चियोक से पूछता है तुम्हें क्या लगता है म्योंगजा इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में है? जिस पर चियोक रिप्लाई करते हुए बोलती है इसी बात का पता करने के लिए तो हम यहाँ रुक रहे हैं। चियोक तेसांग को बताती है इस बिल्डिंग के पीछे मिलिट्री वार्ड है जहाँ पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि जिन भी कैदियों को दूसरे जेल से यहाँ लाया गया है वो कैदी आज तक हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकले हैं। जिस पर तेसांग रिएक्ट करते हुए बोलता है तुम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तभी मिस्टर ओ तेसांग को बताता है तेज बुखार के नाम पर मेरे भाई को दूसरे जेल से यहाँ लाया गया था, लेकिन मुझे यहाँ मेरे भाई की कोई रिकॉर्ड नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढने के लिए काम करने लगा। जिस पर तेसांग रिएक्ट करते हुए मिस्टर ओ से बोलता है लेकिन हम तुम्हारी बात का यकीन क्यों करें, तुम हमारे लिए सिर्फ एक अजनबी हो। तभी मिस्टर ओ एक साइन दिखाता है जो जोसन के देशभक्तों को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली वो साइन जोसन लोगों को रिप्रेजेंट करता था। मिस्टर ओ भी जोसन लोगों में से ही एक होता है और मिस्टर ओ भी अपने भाई को ढूंढने के लिए ऑनस्योंग हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं हॉस्पिटल के बेसमेंट को जहां वह दूसरी महिला यानी क्रिएचर ने सेल के बाहर तबाही मचा रखी थी। कर्नल का तो उस क्रिएचर को देख एकदम शॉक ही हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है हमारे यहाँ देवी ने जन्म लिया है। उस क्रिएचर के रेंज में जो भी आ रहा था वो क्रिएचर उसे मारकर उसके बॉडी से पूरा खून पी ले रही थी। उस क्रिएचर के आतंक को देख कर्नल कातो उस क्रिएचर को मिलिट्री बेस के बेसमेंट में डालने का ऑर्डर देता है और उससे पहले उस क्रिएचर को बेहोश करने के लिए नाइट्रोजन गैस लाने को बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं चियोक तेसांग और गुपियोंग को हॉस्पिटल से जाने को बोलती है और बताती है हम जल्द ही अपना काम खत्म करेंगे और तुम भी साचिमोतो को ढूंढने का काम शुरू कर दो। तेसांग और गुपियोंग जैसे ही वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी वहाँ एक इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं सभी विजिटर्स को हॉस्पिटल से बाहर निकाला जा रहा होता है। तेसांग को दोनों बाप बेटी की फिक्र हो रही होती है। तभी गुपियोंग बोलता है म्योंगजा को ढूंढने के बाद दोनों आराम से हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि दोनों अपने अपने कामों में माहिर हैं। वहीं हम देखते हैं हॉस्पिटल में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाता है और हॉस्पिटल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑफिसर सूट बूट पहनकर और चेहरे पर मास्क लगाकर उस क्रिएचर को नाइट्रोजन के थ्रू बेहोश करके मिलिट्री वार्ड के हाई सिक्योर्ड सेल में ले जा रहे होते हैं। वो क्रिएचर बेहोशी में भी अपने बॉडी से स्नोफॉल जैसी दिखने वाली चीज को बाहर छोड़ रहा होता है। उस स्नोफॉल जैसी दिखने वाली चीज को एंथ्रेक्स कहा जाता है। उस क्रिएचर को प्रिजनर्स के पास से ले जाया जा रहा होता है जहां वो एंथ्रेक्स जैसे ही प्रिजनर्स के बॉडी सेल पर टच होती है उन प्रिजनर्स की बॉडी जलना शुरू हो जाती है। एंथ्रेक्स की वजह से कई सारे प्रिजनर्स मारे जाते हैं। वहीं हम देखते हैं चियोक और यूनजंग मिलिट्री वार्ड में म्योंगजा को ढूंढने का काम करते हैं। चियोक मिलिट्री वार्ड के छत पर होती है जहां उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती है। उस क्रिएचर की वजह से ऑनस्योंग हॉस्पिटल को पूरी तरह से परमानेंटली बंद कर दिया जाता है और हॉस्पिटल के बाहर सैनिकों को तैनात कर दिया जाता है। ये बात बाहर आम लोगों में भी फैल चुकी होती है और तेसांग तक पहुंचती है, जिस पर तेसांग हॉस्पिटल में जाने के लिए तुरंत निकलता है। तेसांग जैसे ही अपने घर से निकलने वाला होता है तभी वहाँ ऑनस्योंग हॉस्पिटल की एक नर्स आती है और तेसांग को एक मैसेज देती है जिसे यूनजंग और चियोक ने भिजवाया था।
मैसेज में च्योक बता रही होती है हमें म्योंगजा मिल चुकी है। तेसांग उस नर्स से पूछता है जिन्होंने तुमसे ये मैसेज भिजवाया है वो सेफ है या नहीं, जिस पर वो नर्स रिप्लाई करते हुए बोलती है मुझे नहीं पता। जिस पर तेसांग उस नर्स से पूछता है क्या ये बात सच है कि हॉस्पिटल में कोई वायरस फैल गई है, जिस पर वो नर्स रोते हुए बोलती है मुझे सच में नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है। हॉस्पिटल में कल बहुत लोगों की जानें गई हैं और कोई नहीं जानता है उन लोगों की मौत कैसे हुई। तेसांग उस नर्स से पूछता है आखिर उन लोगों ने म्योंगजा वाला मैसेज मुझ तक पहुंचाने के लिए तुम्हें ही क्यों चुना, जिस पर वो नर्स वही साइन दिखाती है जो मिस्टर ओ ने दिखाया था। वो नर्स भी जोसन लोगों में से ही एक थी। नर्स तेसांग को बताती है ऑनस्योंग हॉस्पिटल में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। आए दिन वहाँ लोग मारे जाते हैं और कोई नहीं जानता है लोग कैसे और क्यों मर रहे हैं। मेरे सीनियर्स बहुत पहले ऑनस्योंग हॉस्पिटल के राज को पता करने के लिए निकले थे और आज तक नहीं लौटे, और जिन्होंने मुझसे ये मैसेज भिजवाया है शायद वो भी नहीं लौटेंगे। तभी तेसांग मिसेस नावल को उसका बैग पैक करने को बोलता है और बताता है मैं जल्द ही ऑनस्योंग हॉस्पिटल में जाने वाला हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं मेजर एंडो बुरी तरह से घायल हो चुका होता है। कर्नल कातो मेजर से पूछता है क्या वो क्रिएचर हमारे सोच से भी ज्यादा तेज है, कैसे दिखती है वो। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब उस क्रिएचर को हाई सिक्योरिटी सेल में ले जाया जा रहा होता है। वो क्रिएचर नाइट्रोजन गैस से होश में नहीं आ रही थी। तभी जेल के दरवाजे में कंटेनर फंस जाती है। कंटेनर को ढकेलते हुए गलती से नाइट्रोजन गैस की पासेज बंद हो जाती है। मेजर जैसे ही उस क्रिएचर वाले कंटेनर को लेकर लिफ्ट में जाता है तभी एक ऑफिसर मेजर को बताता है एंथ्रेक्स दिखना बंद हो गई है, जिससे कि मेजर एंडो समझ जाता है नाइट्रोजन गैस की पासेज बंद हो गई है, इसलिए एंथ्रेक्स नहीं दिख रही है। मेजर एंडो जैसे ही नाइट्रोजन गैस की पासेज को ऑन करने जाता है तभी वो क्रिएचर हमला कर देती है। सारे ऑफिसर्स उस क्रिएचर पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वो क्रिएचर एक एक करके सभी को मार डालती है। आखिर में वो क्रिएचर हाई सिक्योरिटी सेल में जा चुकी होती है लेकिन लिफ्ट का गेट अभी भी खुला हुआ था। मेजर एंडो जैसे ही लिफ्ट को बंद करता है तभी वो क्रिएचर मेजर पर हमला कर देती है। तभी मेजर भी उस क्रिएचर को गोली मारना शुरू कर देता है, जिससे कि कुछ वक्त के लिए वो क्रिएचर घायल हो जाती है और मेजर एंडो किसी तरह लिफ्ट की लीवर को खींच लिफ्ट को ऊपर ले जाता है और मरते मरते बचता है। मेजर कर्नल कातो को बोलता है आपने एक राक्षस बनाया है जो हम सबको मार देगी, इससे पहले कि देर हो जाए उसे खत्म कर दीजिए। हम देखते हैं वो क्रिएचर लोगों का खून पीकर बड़ी और खतरनाक होते जा रही होती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं तेसांग लेडी मायदा से मदद मांगने को आया होता है और लेडी मायदा से पूछता है क्या आप पता कर सकती हैं कि हॉस्पिटल कब तक खुलने वाली है और अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित है या नहीं। जिस पर लेडी मायदा तेसांग से बोलती है क्या आप म्योंगजा को ढूंढ रहे हैं, अगर आप म्योंगजा को ढूंढ रहे हैं तो उसे ढूंढना बंद कर दीजिए क्योंकि वो तो आपको नहीं मिलने वाली है। तभी तेसांग अपने घर आता है और गुपियोंग को हॉस्पिटल की ब्लूप्रिंट लाने को बोलता है। वहीं हम देखते हैं कमिश्नर इशिकावा अपने ऑफिसर से पूछता है बताओ मुझे जांग तेसांग क्या कर रहा है, जिस पर वो ऑफिसर कमिश्नर को बताता है जांग तेसांग आज सुबह से शहर में यहाँ वहाँ भटक रहा है और आज वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। सबसे पहले उसने एक चीनी आदमी के साथ घंटों पर बैठकर जुआ खेला, उसके बाद वो करीब आधे घंटे तक रिक्शा से सड़कों पर घूमता रहा, जिस पर कमिश्नर रिएक्ट करते हुए बोलता है वो बिना वजह सड़कों पर घूम रहा था। जिस पर वो ऑफिसर बताता है हाँ सर आपने सही सुना। और आखिर में वो एक दर्जी के पास गया, लगता है वो एक नया सूट सिलवा रहा है। जांग तेसांग की इन सब अजीब हरकतों को सुनकर कमिश्नर काफ़ी शौक रह जाता है। वहीं तेसांग उस दर्जी वाले को एक लेटेस्ट फैशन सूट बनाने को बोलता है। तभी वो दर्जी तेसांग को दूसरी महिला की स्केच वाली फोटो देता है और बताता है इसे मूनलाइट बार से किसी ने भेजा है और मूनलाइट बार वही बार थी जिसे योंगचुन नाम की लेडी चलाती थी। तेसांग स्केच वाली फोटो को लेकर योंगचुन के पास पहुंचता है, जहां योंगचुन तेसांग को बताती है इस पेंटिंग को साचीमोतो नाम के जापानी पेंटर ने ही बनाया है और अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो शाम में 8 बजे साइरू रेस्टोरेंट में आ जाना, क्योंकि मैंने और साचीमोतो ने 8 बजे साइरू रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान किया है, तो टाइम पर आ जाना, जिसके लिए तेसांग मान जाता है। वहीं हम डॉक्टर इचिरो और कर्नल कातो को बात करते हुए देखते हैं, जहां डॉक्टर इचिरो उस क्रिएचर को जंग में इस्तेमाल करने की बात कर रहा होता है, जिस पर कर्नल कातो डॉक्टर इचिरो से बोलता है अभी हम इस क्रिएचर को जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इसके गुणों को नहीं जानते हैं और अभी तक हम ये भी नहीं जानते हैं कि इसे काबू में किया जा सकता है या नहीं।
जिस पर डॉक्टर इचिरो रिएक्ट करते हुए बोलता है हम जल्द ही इस क्रिएचर को भी काबू में कर लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं चियोक, यूनजंग, मिस्टर ओ और चोई योंग वान नाम के आदमी को, जो मिलिट्री वार्ड के ब्लूप्रिंट के थ्रू म्योंगजा की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा होता है। तभी वान बोलता है म्योंगजा को तो कैद से निकाल लोगे आप लोग, लेकिन हॉस्पिटल से कैसे निकालोगे? जिस पर मिस्टर ओ रिएक्ट करते हुए बोलता है जब तक बाहर से हमें कोई सिग्नल नहीं मिलती है तब तक हमें इसी स्टाफ रूम में रहना चाहिए। मिस्टर ओ वान को वापस जापानी सेना के पास जाने को बोलता है, जिस पर वान रिएक्ट करते हुए बोलता है मैं उस नर्क में कभी नहीं जाऊंगा। जिस पर मिस्टर ओ बोलता है अगर तुम नहीं गए तो जापानी सेना के ऑफिसर्स हर एक वार्ड को चेक करना शुरू कर देंगे और ये दोनों भी पकड़े जाएंगे, फिर हम में से कोई भी इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी चियोक वान से वादा करती है कि हम सब साथ में यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वान भी जोसन लोगों में से ही एक था। असल में वान एक मेडिकल स्टूडेंट होता है जिसे बोंगरिम बैटल में फौजियों की इलाज करने को भेजा गया था, लेकिन बोंगरिम बैटल में वान खुद जख्मी हो जाता है, इसलिए इलाज के लिए वान को ओनसेंग हॉस्पिटल में लाया गया था। वान के ठीक होते ही ओनसेंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर वान को जापानी सेना में भर्ती करवा देता है। एंथ्रेक्स की वजह से जो लोग मरे थे उन्हें देख वान ने उल्टियां करना शुरू कर दिया था, जिससे कि वान का सीनियर सार्जेंट ठानेदा उसे पीटना शुरू कर देता है। वान एक कमज़ोर दिल वाला इंसान होता है और वान इन सब चीज़ों से परेशान होकर आखिर में जब सुसाइड करने जा रहा था तभी चियोक ने वान को सुसाइड करने से रोक लिया था। और यही वजह है कि वान खुद एक ऑफिसर होते हुए जापानी सेना के ऑफिसर्स के पास जाने से डर रहा होता है। हम देखते हैं तेसांग के दुकान पर एक लेडी अपनी सिलाई मशीन लेकर आती है और उसे मिसेस नावल को देते हुए उसके बेटे को ढूंढने को बोलती है। वो लेडी अपने बेटे के बारे में इन्फो देते हुए बताती है मेरा बेटा एक मेडिकल स्टूडेंट था, हाल ही में उसे एक जंग में फौजियों की इलाज करने को भेजा गया था, लेकिन जब से वो जंग पर गया है तब से मेरी उससे बातचीत बंद हो गई है। ये लेडी जिस बंदे को ढूंढ रही थी वो बंदा वान ही था। अगले सीन में हम देखते हैं साचिमोतो रेस्टोरेंट में आ चुका होता है और तेसांग जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचता है तभी वहां सफ़ेद मटके वाला कस्टमर आ चुका होता है और तेसांग को गली के साइड में ले जाकर उसे पीटना शुरू कर देता है। तभी तेसांग उस कस्टमर को बोलता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए कल ले लेना, लेकिन अभी मुझे जाने दो, मुझे 8 बजे किसी से मिलने जाना है। तभी तेसांग और सफ़ेद मटका ग्रुप आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट के दौरान सफ़ेद मटके वाला कस्टमर तेसांग को बोलता है तुम जोसन लोग नीच हो, भले ही तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन तुम्हारी जान की किसी को परवाह नहीं है। ये सब सुन तेसांग गंदा वाला भड़क जाता है और लास्टली तेसांग एक वार में सफ़ेद मटका को दरखास्त कर देता है। फाइट खत्म होते ही तेसांग रेस्टोरेंट में पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। योंगचुन और साचिमोतो उस रेस्टोरेंट से जा चुके थे। हम देखते हैं तेसांग के पेट में बहुत गहरी चोट लगी होती है। तेसांग गुपियोंग से हॉस्पिटल की ब्लूप्रिंट मांगता है। तभी मिसेस नावल तेसांग को कहीं भी जाने से मना कर रही होती है, क्योंकि जो चोट तेसांग को लगी थी वो बहुत गहरी थी। तेसांग मिसेस नावल से बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हॉस्पिटल जाने की तैयारी करिए। तभी मिसेस नावल तेसांग से बोलती है क्या म्योंगजा की जान आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी है? तेसांग इमोशनल होते हुए बोलता है म्योंगजा की मदद से वो जापानी मेरी ज़िंदगी भर की कमाई हड़पना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। मिसेस नावल और तेसांग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ योंगचुन साचिमोतो के साथ आती है। हमने देखा था तेसांग अजीब हरकतें करते हुए जुआ खेल रहा था, सड़कों पर रिक्शा में घूम रहा था और लास्टली एक दर्जी के पास गया था, लेकिन असल में तेसांग तभी ओनसेंग हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहा था। तेसांग जिस चीनी आदमी के साथ जुआ खेल रहा था, तेसांग उस चीनी आदमी को जुआ खेलते हुए बहुत सारे फायर क्रैकर्स का इंतजाम करने को बोलता है और बताता है उन फायर क्रैकर्स को रात 10 बजे जंगल के बीच में जलाना। वहीं तेसांग रिक्शा में घूमते हुए रिक्शा पुलर को एक ऐसा रिक्शा जुगाड़ करने को बोलता है जिसमें 2 या 3 लोग छिप सकें। लास्टली तेसांग दर्जी के पास जाकर अपनी नापी देते हुए उस दर्जी को अपने लिए रिक्शा पुलर वाली ड्रेस बनाने को बोलता है। असल में वो चीनी आदमी, रिक्शा पुलर और वो दर्जी तीनों तेसांग के लिए ही काम करते थे। हम देखते हैं तेसांग रिक्शा पुलर की ड्रेस पहनकर रिक्शा पुलर से रिक्शा लेकर अपने घर आकर अपना बैग पैक करता है। तभी साचिमोतो तेसांग को बोलता है मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचाने में आपकी मदद करूंगा।
तभी तेसांग का दोस्त कौन तेसांग से बोलता है, मैं भी हॉस्पिटल में चलूँगा क्योंकि मुझे मेरे दूसरे कॉमरेड्स साथियों को ढूंढना है जो कि उसी हॉस्पिटल में कैद हैं। जिस पर तेसांग रिएक्ट करते हुए बोलता है, तुम्हें वहाँ अपने रिस्क पर जाना होगा क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जिस पर कौन रिप्लाई करते हुए बोलता है, मुझे मंजूर है। हम देखते हैं तेसांग रिक्शा पुलर बनकर रिक्शा पर साचीमोतो को बैठाकर ऑनस्योंग हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है। हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर एक सोल्जर रिक्शा पुलर को अंदर जाने से मना कर रहा होता है। जिस पर साचीमोतो उस सोल्जर को बताता है, इस रिक्शा में कुछ भारी सामान है जिसे डॉक्टर इचिरो ने मंगवाया है। सामान अंदर रखते ही ये रिक्शा पुलर अपने रिक्शा के साथ बाहर आ जाएगा। जिस पर वो सोल्जर साचीमोतो को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। वहीं चियोक म्योंगजा को ढूंढते हुए एक लैब में पहुंचती है जहां बहुत सारे बॉडीज की कटी हुई सर, अंतड़ियां और तुरंत जन्मा हुआ बच्चा सब एक एक करके कांच की बोतलों में बंद होते हैं, जिसे देख चियोक काफी हैरान और डरी हुई होती है। चियोक ये सब देख ही रही होती है कि तभी चियोक कुछ प्रिजनर्स से मिलती है जो कि छोटे छोटे बच्चे थे। उन प्रिजनर्स में से एक बच्ची चियोक को उसे बचाने को बोल रही होती है। तभी चियोक उन सभी बच्चों को निकालकर एक चिमनी के थ्रू जो कि मिलिट्री वार्ड के छत पर निकलती थी, चियोक उसी रास्ते के थ्रू उन सभी बच्चों को ऊपर लाती है और यूनजंग उस चिमनी के बाहर चिमनी पर नजर रख रहा होता है। चियोक उन बच्चों को लेकर चिमनी के ढक्कन के पास पहुंचती है और नॉक करते हुए अपने डैड को बुला रही होती है। लेकिन तभी छत पर जापानी सोल्जर्स बैठकर दारू पार्टी कर रहे होते हैं और नॉकिंग की आवाज सोल्जर्स सुन लेते हैं और उस चिमनी की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी यूनजंग उन सोल्जर्स के सामने आकर हैंड्स अप कर देता है। चियोक समझ चुकी होती है कि बाहर जापानी सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स यूनजंग से पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि यूनजंग कोई जवाब देता, हम देखते हैं आसमान में पटाखे जलने शुरू हो जाते हैं। यूनजंग समझ चुका होता है ये एक सिग्नल है जिसे तेसांग ने भेजा है। यूनजंग सोल्जर्स पर हमला कर देता है और तभी चियोक भी आकर उन सोल्जर्स से भिड़ जाती है। बाप बेटी और उन सोल्जर्स में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट में बाप बेटी सारे सोल्जर्स को ढेर कर देते हैं, लेकिन फाइट के लास्ट में एक सोल्जर चियोक पर पीछे से बंदूक तान देता है और वो सोल्जर चियोक को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी तेसांग उस सोल्जर को गोली मार देता है और लेट आने के लिए चियोक से माफी मांगता है। हम देखते हैं शहर के लोग पटाखों से भरे आसमान के सुंदर नज़ारे को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं कमिश्नर इशिकावा के पास ऊपर से कॉल आती है जहां इशिकावा को शहर में पटाखे जलाने वाले को पकड़ने का ऑर्डर मिलता है। वहीं तेसांग चियोक से पूछता है, क्या तुम्हें म्योंगजा मिली? जिस पर चियोक उन सभी बच्चों को चिमनी से बाहर निकलने को बोलती है। बच्चों को देख तेसांग रिएक्ट करते हुए बोलता है, म्योंगजा कहाँ पर है? जिस पर चियोक तेसांग को बोलती है, पहले हमें इन बच्चों को बाहर निकालना होगा। जूनियर ऑफिसर कमिश्नर इशिकावा को बताता है पटाखे ऑनस्योंग हॉस्पिटल के पास जलाए गए हैं। तभी कमिश्नर अपने जूनियर ऑफिसर से पूछता है, जांग तेसांग इस वक्त कहां पर है? जिस पर दूसरा जूनियर ऑफिसर मोरी कमिश्नर से माफी मांगते हुए कमिश्नर को बताता है, मैंने लास्ट टाइम उसे सायरू रेस्टोरेंट के पास देखा था, उसके बाद से वो कहीं गायब हो गया है। वहीं तेसांग चियोक से बोलता है, तुमने मैसेज में कहा म्योंगजा मिल गई है, हमारी इन बच्चों को बचाने की डील तो नहीं हुई थी। जिस पर चियोक रिप्लाई करते हुए बोलती है, फिलहाल हमें कैसे भी इन बच्चों को हॉस्पिटल से बाहर निकालना होगा, फिर हम म्योंगजा को ढूंढ लेंगे। तभी यूनजंग वहां से निकलने को बोलता है और बताता है इनमें से 2 सैनिक मर चुके हैं और 2 जिंदा हैं जिन्हें कभी भी होश आ सकती है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ऑफिसर्स को पता चल चुका होता है कि बच्चे लैब से भाग गए हैं। ऑफिसर्स हॉस्पिटल के हर कोने में बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बच्चे साचीमोतो के कमरे में होते हैं। तभी एक ऑफिसर साचीमोतो के कमरे के बाहर से गुजर रहा होता है। उन बच्चों में से एक बच्ची साचीमोतो की डरावनी पेंटिंग्स को देखकर चिल्ला देती है और वो ऑफिसर उस बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ को सुन लेता है और साचीमोतो के गेट पर आकर डोर नॉक कर रहा होता है। लेकिन दरवाजे के अंदर सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। कुछ देर नॉक करने के बाद वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। तेसांग उस बच्ची से पूछता है, बेटा तुमने चिल्लाया क्यों? तुम्हें किसी चीज़ से डर लगी? तभी तेसांग और चियोक साचीमोतो के ड्राइंग रूम में जाते हैं। ड्राइंग्स को देख चियोक तेसांग से पूछती है, आखिर ये आदमी करता क्या है और इसे हॉस्पिटल में किस काम के लिए रखा गया है? जिस पर तेसांग चियोक को बताता है, ये साचीमोतो है, वही जापानी पेंटर जिसे तुम ढूंढ रही थी। तभी चियोक साचीमोतो को अपनी माँ की पेंटिंग वाली फ़ोटो दिखाती है और साचीमोतो से पूछती है, इस पेंटिंग को तुम्ही ने बनाया है ना?
साचीमोतो रिप्लाई करते हुए बोलता है, हाँ मैंने ही ये पेंटिंग बनाई है, तुम कैसे जानती हो इन्हें? जिस पर चियोक साचीमोतो से बोलती है, ये औरत मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को पिछले 10 सालों से ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हें पता है इस वक्त ये कहाँ है? जिस पर साचीमोतो बोलता है, मैं नहीं जानता ये लेडी इस वक्त कहाँ होंगी, क्योंकि मैंने इन्हें तकरीबन 1 साल पहले देखा था। मैं और इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। जिस पर चियोक इमोशनल होते हुए बोलती है, मैं अपनी माँ को ढूंढते हुए 3 साल मंचूरिया में बिताई और वहीं मैंने अपनी मॉम की पेंटिंग देखी। मुझे लगा इस पेंटिंग बनाने वाले को कुछ तो पता होगा इनके बारे में, और तुम कह रहे हो कि तुम इन्हें जानते ही नहीं। जिस पर साचीमोतो चियोक से बोलता है, मैं सच में इन्हें नहीं जानता। असल में तो साचीमोतो को भी समझ आ गई थी, जिस क्रिएचर को लैब में बनाया गया है वो चियोक की माँ ही है। साचीमोतो चियोक को उसकी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तेसांग उन्हीं बच्चों में से एक टीनेज बॉय को रिक्शा पुलर बना देता है और रिक्शा में जो जगह थी उसमें बाकी बच्चों को डालकर बाहर भेजने की प्लानिंग करता है। तेसांग उस टीनेज बॉय को बोलता है, यहाँ से बाहर निकलते वक्त तुम्हारे चेहरे पर डर नहीं होना चाहिए। आज अगर तुमने हिम्मत से काम लिया तो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। जैसे ही तुम मेन गेट के पास पहुँचोगे, दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। तुम्हें बस रुकना नहीं है और रिक्शा लेकर भागते रहना है। वहीं वो ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर सोमा को बताता है, बच्चे साचीमोतो के कमरे में हैं। मैंने साचीमोतो के कमरे से एक बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ऑफिसर सोमा साचीमोतो के कमरे में पहुंचता है, जहां साचीमोतो अपने कमरे में नहीं होता है और पूरा कमरा खाली होता है। साचीमोतो, मिस्टर ओ, तेसांग और चियोक म्योंगजा को ढूंढने के लिए लैब की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में ऑफिसर सोमा साचीमोतो को रोक लेता है। तभी तेसांग और चियोक एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। ऑफिसर सोमा साचीमोतो से पूछता है, आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? जिस पर साचीमोतो रिएक्ट करते हुए बोलता है, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ऑफिसर सोमा साचीमोतो को बताता है, नीचे वाली लैब से बच्चे जेल तोड़कर भाग गए हैं। मेरे एक ऑफिसर ने बताया कि आपके कमरे से एक बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जिस पर साचीमोतो रिप्लाई करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने कमरे की साफ सफाई करवा रहा था। तभी ऑफिसर सोमा उन बच्चों को ढूंढते हुए क्लीनिंग बॉक्स को चेक करता है, जिसमें बच्चे नहीं होते हैं। हम देखते हैं वो टीनेज बॉय रिक्शा लेकर भागना शुरू करता है और जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचता है, तभी मेन गेट पर लेडी मायदा आ चुकी होती है। लेडी मायदा के लिए जैसे ही गेट खुलता है और लेडी मायदा एंटर कर रही होती हैं, तभी टीनेज बॉय अपना रिक्शा लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो टीनेज बॉय इमोशनल होकर रोना शुरू कर देता है और तेसांग के घर पहुंचता है, जहां मिसेस नावल उन सभी बच्चों को रिक्शा से बाहर निकालती हैं और उन्हें खाने को बिस्किट्स देती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं तेसांग और उसका दोस्त चियोक और यूनजंग वापस उसी चिमनी से एंटर करते हैं जहां से उन्होंने छोटे बच्चों को बाहर निकाला था। कौन उस चिमनी में सबसे लास्ट में एंटर करता है और एंटर करने से पहले उन सभी ऑफिसर्स को मार देता है जिन्हें यूनजंग ने बच्चों को बचाने के समय बांधा था। ऑफिसर्स को मारते हुए दूसरे बिल्डिंग का एक ऑफिसर कौन को देख लेता है और सभी ऑफिसर्स को मिलिट्री वार्ड के छत पर जाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो क्रिएचर बार बार लिफ्ट की तरफ देख रही होती है और लिफ्ट के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। उस क्रिएचर को जिस हाई सिक्योर्ड सेल में रखा गया था, वो सेल मिलिट्री वार्ड के बेसमेंट के चौथे फ्लोर में थी। बेसिकली मिलिट्री वार्ड की 4 तल्ला बेसमेंट थी, मानो जैसे जमीन के अंदर 4 तल्ला घर बना हो। 4th फ्लोर के बेसमेंट को 4th लेवल बेसमेंट भी कहा जाता था। लिफ्ट की गेट ना टूटने पर वो क्रिएचर गेट के बाहर लगी लिफ्ट की लीवर की तरफ जाती है और उसी लीवर से लिफ्ट को ऊपर भेजा जाता था और नीचे लाया जाता था। अगले सीन में हम डॉक्टर इचिरो और लेडी मायदा को बात करते हुए देखते हैं, जहां लेडी मायदा इचिरो को बता रही होती है, जांग तेसांग इसी हॉस्पिटल में है, उसे ढूंढिए और जब तक म्योंगजा अपने बच्चे को जन्म नहीं देती है उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिस पर डॉक्टर इचिरो लेडी मायदा से बोलता है, आप फिक्र ना करें, म्योंगजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। हम देखते हैं ऑफिसर्स छत पर आते हैं और मरे हुए सोल्जर्स की डेड बॉडी को छत से नीचे ले जा रहे होते हैं। किसी भी ऑफिसर की ध्यान चिमनी की तरफ नहीं जाती है सिवाय एक ऑफिसर के। ऑफिसर सोमा का जूनियर ऑफिसर उस चिमनी की तरफ अकेले बढ़ता है और चिमनी से होते हुए तेसांग और चियोक तक पहुंच जाता है। वो ऑफिसर तेसांग और वहां मौजूद सभी लोगों को हैंड्सअप करने को बोलता है। तभी हम देखते हैं वहां फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान कौन वहां से भाग जाता है। जिस पर यूनजंग फाइट खत्म होने पर तेसांग से पूछता है,
फाइट के दौरान तुम्हारा दोस्त भाग क्यों गया? जिस पर तेसांग बताता है, हम दोनों अलग अलग मकसद से हॉस्पिटल में आए थे, इसलिए वो अपना काम करने चला गया। वहीं डॉक्टर इचिरो ऑफिसर्स को बताता है, बेसमेंट में कुछ घुसपैठिए घुस चुके हैं, निचले बेसमेंट पर सिक्योरिटी बढ़ा दो और कोई भी ऐसा दिखे जो हॉस्पिटल का ना हो उसे तुरंत मेरे पास लेकर आओ। हम देखते हैं म्योंगजा और बाकी जोसन लोग मिलिट्री वार्ड के 2nd लेवल बेसमेंट पर होते हैं। तभी वहाँ कुछ ऑफिसर्स आते हैं और म्योंगजा की सेफ्टी के लिए म्योंगजा को 3rd लेवल बेसमेंट के एक जेल में डाल देते हैं। ऑफिसर जैसे ही लिफ्ट के पास जाते हैं, लिफ्ट नीचे 4th लेवल बेसमेंट से ऊपर आ रही होती है, जिसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, फुल तबाही मचने वाली है। हम देखते हैं वो क्रिएचर लिफ्ट से ऊपर 3rd फ्लोर पर आ चुकी होती है और 3rd फ्लोर पर मौजूद सभी ऑफिसर्स पर हमला कर देती है और 1 मिनट के अंदर ही 3rd फ्लोर के बेसमेंट को शमशान बना देती है। दूसरी तरफ तेसांग और चियोक 2nd लेवल बेसमेंट पर होते हैं, जहां यूनजंग चियोक को तेसांग के साथ रहने को बोलता है और तेसांग से बोलता है, मैं म्योंगजा को 3rd लेवल बेसमेंट की जेलों में ढूंढने जा रहा हूँ और आप दोनों उसे यहीं 2nd लेवल बेसमेंट की जेलों में ढूंढिए। तेसांग और चियोक म्योंगजा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। कुछ देर आगे बढ़ते ही तेसांग चियोक को बताता है, मैंने बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज़ सुनी थी, ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ और भी चल रहा है। चियोक और तेसांग 2nd लेवल बेसमेंट की लिफ्ट के पास पहुँचते हैं। चियोक तेसांग को छिप कर रहने को बोलती है और खुद लिफ्ट के बगल वाले कमरे में घुसती है। तेसांग भी चियोक के पीछे जा ही रहा होता है कि तभी तेसांग को लिफ्ट के पास मरे हुए सैनिक दिखते हैं, जिसका मतलब शायद आप समझ ही चुके होंगे, फिर से तबाही। हम देखते हैं तेसांग के सामने वो भयानक क्रिएचर आती है। उस क्रिएचर को देख तेसांग को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। तभी चियोक भी उस क्रिएचर को देख हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि ये क्रिएचर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी।